नमस्कार। आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि निवी ने चमकते बीजों की एक छोटी सी दुकान शुरू कर दी थी। लोग उन बीजों के बदले बिस्किट, फल या खाने की कोई छोटी सी चीज लाने लगे। बीज लोगों की परेशानियों को थोड़ा हल्का कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वे सिर्फ पेड़ के नीचे नहीं रहे। वे लोगों की जेबों में, घरों में और उनकी आदतों में उतरने लगे। और उन्हीं बीजों में से एक मीरा की थकान और उसके सच के बीच एक अजीब सी दूरी बनाने लगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। वो नर्स जो खुद से दूर महसूस करने लगी। मीरा हमेशा से इतनी थकी हुई नहीं थी। जब वो नई नई नर्स बनी थी तो उसे अस्पताल की सुबह की शिफ्ट बहुत पसंद थी। ताजा पोछे हुए फर्श की गंध, खिड़कियों से आती सुबह की रोशनी और चाय की हल्की सी खुशबू, इन सब के बीच वो एक अलग ऊर्जा महसूस करती थी। मरीज उस पर भरोसा करते थे, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही उन्हें ये एहसास दिलाती थी कि वे अकेले नहीं हैं। लेकिन सालों के काम ने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। मशीनों की लगातार बीप, फाइलों का बढ़ता ढेर और लोगों के तीखे सवाल, ये सब अब उसके भीतर जमा होने लगे थे। थकान सिर्फ मीरा के शरीर में नहीं, उसके मन में भी उतरने लगी थी। ड्यूटी के बाद भी उसके बालों से दवाइयों की गंध नहीं जाती थी, और घर पहुंचकर भी वो बार बार अपने हाथ धोती, जैसे अस्पताल का असर अपने ऊपर से साफ करना चाहती हो। जब से निवी ने उसे चमकते बीज देने शुरू किए, मीरा को एक नई राहत मिलने लगी। वो हर शाम बरगद के पास आती और बीज को अपनी हथेली में रख लेती। उस बीज ने अस्पताल को गायब नहीं किया, लेकिन उसने मीरा और उसके थका देने वाले दिन के बीच एक नरम सी दूरी बना दी। अब वो रात के 3 बजे अस्पताल की गलतियों को याद करके नहीं जागती थी। धीरे धीरे मीरा ने अपनी वर्दी की जेब में हमेशा एक बीज रखना शुरू कर दिया। वो खुद से कहती, सिर्फ आपातकाल के लिए। जब कोई डॉक्टर उस पर चिल्लाता या कोई मरीज एक ही सवाल 5वीं बार पूछता, तो उसकी उंगलियां जेब में रखे उस बीज को छू लेती और तुरंत उसे एक बनावटी सी शांति मिल जाती। एक दोपहर बच्चों के वार्ड में एक छोटा लड़का डर और बेचैनी से रो रहा था। मीरा उसके पास गई। उसने उसकी चादर ठीक की और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसी पल मीरा को कुछ अजीब महसूस हुआ। बच्चे के रोने की आवाज उसे बहुत दूर से आती हुई लगी, जैसे वो आवाज किसी लंबे गलियारे के आखिरी छोर से आ रही हो। उसका हाथ काम कर रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन वो खुद उस कमरे में मौजूद नहीं थी। उसे लगा जैसे वो अपनी ही जिंदगी को दूर से देख रही हो। उस रात नर्सों के चेंजिंग रूम में मीरा ने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन वो सच्ची शांति नहीं थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी कमरे से सब लोग चले गए हों और वहां सिर्फ खालीपन बचा हो। मीरा ने बीज को मेज पर रखा, फिर धीरे से पूछा, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? कमरे में कोई जवाब नहीं था। बीज वैसे ही शांत पड़ा रहा, लेकिन उसके मन में उठे उस सवाल ने उसे देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात वो पहली बार अपनी उस शांति को ध्यान से देखने लगी, जो राहत जैसी तो लगती थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे खुद से दूर भी कर रही थी। अगली शाम बारिश हो रही थी। अस्पताल की खिड़कियों पर पानी की बूंदें लगातार गिर रही थीं। उसी दौरान वही छोटा लड़का फिर डर के मारे रोने लगा। मीरा का हाथ फिर से जेब की ओर गया। वो फिर वही सुन्न कर देने वाली शांति चाहती थी, लेकिन तभी बच्चे ने कहा, मत जाओ। उस छोटी सी आवाज ने मीरा को भीतर तक हिला दिया। उसने बीज छोड़ दिया और बच्चे के पास कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसने बच्चे से कहा कि डर उसे भी लगता है। वो शांत नहीं थी। वो भूखी थी, थकी हुई थी और चिंतित भी। लेकिन इस बार वो पूरी तरह वहां मौजूद थी। काम खत्म होने के बाद मीरा बरगद के पास गई। निवी एक नया बीज लेकर आई।
लेकिन इस बार मीरा ने मना कर दिया। उसने अपनी हथेली गीली मिट्टी पर रखी और धीरे से कहा, मुझे लगता है मुझे कुछ चीजें महसूस करनी होंगी। सब कुछ एक साथ नहीं, लेकिन इतना जरूर कि मुझे पता रहे मैं सच में यहां हूं। पेड़ के नीचे अंधेरी मिट्टी में बरगद ने अपनी जड़ों की आवाज फिर से सुनी और निवी ने पहली बार समझा कि दर्द को गायब कर देना हमेशा मदद करना नहीं होता। मीरा ने भी समझ लिया था कि हर दर्द को तुरंत सुन्न करना जरूरी नहीं होता, लेकिन शहर अभी ये बात नहीं समझा था। जब बहुत सी चिंताएं जमीन में लौटने के बजाय कहीं और चली गईं, तो चीजें सचमुच हल्की पड़ने लगीं। शुरुआत में किसी ने इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा कि शहर पहले से थोड़ा आसान हो गया है, लेकिन बरगद की जड़ों के नीचे मिट्टी धीरे धीरे अपना संतुलन खो रही थी, और जो हल्कापन लोगों को राहत जैसा लग रहा था, वही जल्द ही एक नई परेशानी का कारण बनने वाला था। अगले भाग में सुनिए, जब चीजें बहुत हल्की लगने लगीं।